नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आपका फिर एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, जून का महीना चल रहा है और गर्मियों ने अपने चरम को पार कर लिया है। अब आपको, हमको, हम सभी को इंतज़ार है रिमझिम फुहारों का, यानी कि मानसून के आगमन का। किसान भाइयों, ये उचित समय है अपने खेतों को खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व तैयार करने का। अपने खेतों की मिट्टी एवं जल की उपलब्धता के अनुसार फसलों का चयन करें। यह आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। इसमें आप चाहें तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक अच्छे मानसून की उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। और कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह सबसे पहले खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा, राज्य में प्याज भंडारण क्षमता बढ़ाएगी सरकार, विश्व जैविक खेती की ओर बढ़ा, सोयाबीन में बीज उपचार का लाभ, धान की रोपा पद्धति। केंद्र सरकार ने दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए वर्ष 2016-17 में अरहर के समर्थन मूल्य में कुल 425 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग और उड़द में 375 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। धान का समर्थन मूल्य 60 रुपए, सोयाबीन का 175 रुपए और मक्का का 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। खरीफ फसलों में दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि तथा बोनस को मिलाकर अरहर का मूल्य 5,050 रुपये, मूंग का 5,250 रुपये और उड़द का मूल्य 5,250 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। धान सामान्य का मूल्य 1,470 रुपये, ज्वार संकर 1,625, बाजरा 1,330, मक्का 1,365, सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसी प्रकार कपास के एमएसपी में 60 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके इसका मूल्य 4,160 हो गया है। प्याज की बर्बादी में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में इसकी भंडारण क्षमता 56,800 टन बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री शकील अहमद ने कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में प्याज की भंडारण क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है ताकि इसकी बर्बादी रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के मुताबिक मध्य प्रदेश में भंडारण क्षमता 38,000 टन, महाराष्ट्र में 12,000 टन और ओडिशा में 6,800 टन बढ़ाई जाएगी। आज विश्व तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए वैश्विक मापदंड निर्धारित करने होंगे। जैविक खेती से विश्व को जहां गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध होगा, वहीं प्राकृतिक संतुलन भी बनेगा। यह विचार कैलिफोर्निया यूएसए स्थित वर्मी विजन संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रॉल्फ सेवोश ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित व्याख्यानमाला में व्यक्त किए। डॉक्टर सेवोश उज्जैन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विचार मंथन में विशेषज्ञ के रूप में शामिल होने आए थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जैविक खेती के ऊपर अनुसंधानों का अवलोकन कर वैज्ञानिकों से विस्तृत विचार विमर्श किया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय सिंह तोमर ने कहा कि जैव विविधता से भरपूर भारत में जैविक खेती और इसके विश्व बाजार की अपार संभावनाएं हैं। हमारे वैज्ञानिकों के पास इसकी सफल और महत्वपूर्ण तकनीक उपलब्ध है। इस पर मध्य प्रदेश में तेजी से कार्य आरंभ हो गया है। सोयाबीन फसल के रोग भूमि व बीज जनित रहते हैं। फसल को रोगों से बचाने के लिए भूमि तथा बीज जनित रोगों से फसल को बचाना होगा, अतः बीजोपचार लाभकारी होगा। पौधों की प्रारंभिक अवस्था में रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार एक कम खर्च का साधन है, इसलिए बीज उपचार आवश्यक है। सोयाबीन के बीज को भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज तथा बीज जनित रोगों से बचाने के लिए कार्बोक्सिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। थायरम तथा कार्बोक्सिन का मिश्रण बाजार में भी उपलब्ध है। इसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज का उपयोग करने से फसल 20 से 25 दिनों तक रोगों से सुरक्षित रहती है और प्रारंभिक अवस्था में पौधे रोग के कारण नहीं मरते। बीजों का अंकुरण भी एक समान होता है। इससे उपचार 1 से 2 माह पूर्व भी किया जा सकता है।
सिंचाई युक्त या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए धान की खेती रोपा विधि से की जाती है। इसके लिए अंतिम जुताई के पहले 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद समतल खेत में 1 से 1.5 मीटर चौड़ी 10 सेंटीमीटर ऊंची जरूरत के मुताबिक क्यारियां बनाकर डालें। क्यारियों के बीच ढाल के अनुसार सिंचाई एवं जल निकास की नालियां बना लें। मोटे धान का बीज 50 तथा पतले धान का बीज 40 ग्राम प्रति मीटर की दर से बोनी करें। इसके पहले ध्यान रखें कि पहले नमक के 17% घोल में बीज का उपचार कर एक स्वस्थ बीज प्राप्त करें। इसके बाद 3 ग्राम बाविस्टीन दवा से प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करें। बीज की अंकुरण क्षमता 80% से कम होने पर उसी अनुपात में बीज दर बढ़ाई जा सकती है। उपचारित बीज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोएं। फिर गोबर की बारीक खाद एवं मिट्टी की हल्की परत से ढक दें और झारे से हल्की सिंचाई करें। और अब किसान भाइयों, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्रदेश की मंडियों में अनाजों के भाव इस प्रकार रहे। मक्का के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम भाव 1300 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। खातेगांव में न्यूनतम भाव 1050 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1180 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 1358 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1650 रुपए प्रति क्विंटल। सीहोर में न्यूनतम भाव 1425 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1601 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। इछावर में न्यूनतम भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3951 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में न्यूनतम भाव 3100 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3400 रुपए प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव 3600 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3800 रुपए प्रति क्विंटल। रीवा में न्यूनतम भाव 3521 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3820 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। आष्ठा में न्यूनतम भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4020 रुपए प्रति क्विंटल। दमोह में न्यूनतम भाव 3160 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3625 रुपए प्रति क्विंटल। धार में न्यूनतम भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3946 रुपए प्रति क्विंटल। देवास में न्यूनतम भाव 2802 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3976 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
किसान भाइयों, मानसून आने को है और आप में से बहुत सारे किसान भाई अपने खेतों में उद्यानिकी फसल लगाने का सोच रहे होंगे। तो यह उचित समय है अपने खेतों को तैयार करने का। अपने खेतों में उर्वरक प्रबंधन पर ध्यान दें, अपने उद्यानिकी फसलों का चयन करें, उसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, बाग बगीचों की देखभाल और उसकी तैयारी, इसी विषय पर आज हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ JK कनौजिया जी से। किसान बंधुओं नमस्कार। किसान बंधुओं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में गर्मी अपने पूरे प्रचंड स्तर पर है और ऐसी स्थिति में हमारी जो फलदार वृक्ष हैं या जो बागवानी है वो उस पर विपरीत प्रभाव आता है। और इस स्थिति में हमारे किसान भाइयों को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ख़ास तौर से जो फल वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो जो आम की बागवानी है उनमें इस समय निरंतर सिंचाई करते रहने की आवश्यकता है। ख़ास तौर से जो हमारे अभी पिछले 2-3 वर्षों में जो फल वृक्ष लगाए गए हैं, जो आम के जो पौधे लगाए गए हैं उनमें निरंतर पानी देने की आवश्यकता है। और किसी भी स्थिति में यदि पानी की कमी होती है तो सीधे तौर से आम का पौधा मर जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसके लिए हम ड्रिप के माध्यम से या थाला या रिंग विधि जो है उसके माध्यम से, और साथ ही साथ हम पलवार का काम इसमें आवश्यक रूप से करें, जिसको कि हम मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग से न केवल नमी का स्तर संरक्षित रहता है बल्कि पौधे के आसपास में नमी रहने से एक स्थानीय वातावरण भी काफ़ी ठंडा रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा फल है वो अमरूद है। अमरूद में बेशक इस समय पानी की थोड़ी कमी भी होती है तो कोई समस्या उसमें नहीं आती, लेकिन कटाई छटाई का कार्य उस अमरूद के पौधे में किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा समय है जबकि हम अमरूद की यदि कटाई छटाई करते हैं और जैसे ही फिर बारिश आती है तो उसके उपरांत उसमें नए कोपल बनते हैं और नए कोपल में ही अमरूद का फलन बेहतर होता है। इसलिए कटाई छटाई का कार्य अमरूद के वृक्ष में किया जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे किसान भाइयों को ध्यान देनी है, उर्वरक प्रबंधन है। खास तौर से जो खाद देने की बात हम लोग करते हैं और उसमें मुख्य रूप से जो हमारी जैविक खाद है, गोबर की अच्छी पकी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो हमें हर साल हमारे हर पौधों को देनी होती है। जो फल वृक्ष पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं, यूँ कहें कि जो 8 से 10 साल के पौधे हो गए हैं, उनमें लगभग 100 किलोग्राम अच्छी पकी हुई गोबर की खाद और इसके साथ ही साथ 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 700 से 800 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 1 किलोग्राम ही पोटास की मात्रा देने की आवश्यकता होती है। और ये वो समय है जबकि हमारे किसान भाइयों को उर्वरकों का प्रबंधन, उर्वरक लेके रख लेना चाहिए। और जैसे ही पहला पानी गिरता है, बारिश आती है, तो उर्वरक देने की आवश्यकता इन वृक्षों को होती है। अगली जो बात ध्यान देने की इस समय हमारी बागवानी में है कि कीट प्रकोप जो होता है वो खास तौर से बारिश में होता है और इसका जो चक्र है वो अभी से चालू होता है। हमारे किसान भाइयों ने देखा होगा कि आम के वृक्षों में इस समय कुछ कुछ शाखाएं सूखी हुई दिखाई देती हैं और वो जो शाखाएं सूखी हुई दिखती हैं उसमें एक कीट होता है जिसको हमारे किसान भाई इल्ली कहते हैं। और वो तना भेदक या शाखा भेदक जो कीट है कई बार पूरे वृक्ष को धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है। यदि ऐसे लक्षण, जहाँ पर भी शाखाएं सूखी हुई दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार के यदि लक्षण हैं तो हमारे किसान भाइयों को वो शाखा को काट के वहाँ से निकाल देना है और उसके उपरांत उस पर मोनोक्रोटोफास जैसे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके उसका प्रबंधन करना है। किसान भाइयों, इस समय जो हमारे छोटे फल वृक्ष हैं, खासतौर से अगर हम पपीते की बात करें, जो किसान भाई नए पपीते की बागवानी करना चाहते हैं उनके लिए नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। इस समय वो पौधे तैयार करने की, अपनी बीज लाकर पौधे तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दें। और जिन किसान भाइयों ने पहले से पपीते के पौधे लगा रखे हैं उन्हें इस बात को पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो गर्म हवाएं हैं, इस स्थिति में, इस तापमान में किसी भी तरीके से फसल में नमी का स्तर कम ना होने दें, उसको एक जैसा बनाए रखें जिससे कि गर्म हवाओं से उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है वो प्रभावित ना हो। एक बात और पपीते में खास तौर से देखने की है, कहीं कहीं ये देखने में आता है कि जब हम पपीते की बागवानी करते हैं तो कुछ पौधे कुकड़े से दिखाई देते हैं या जिनकी सामान्य बढ़वार नहीं होती दिखती है। ऐसे पौधों को हमें जैसे ही खेत में हमारे दिखाई दे, ऐसे पौधों को हमें तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। समूल वहाँ से उखाड़कर खेत से दूर ले जाके या तो मिट्टी में दबा देना चाहिए या आग से उसको जला देना चाहिए, जिससे कि अन्य पौधे उसमें प्रभावित ना हो। और ये इस तरीके के यदि लक्षण दिखते हैं तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि अब हमें कीटनाशक दवाई का उपयोग करने की आवश्यकता है। और ये जो बीमारी है पपीते की, वो रस चूसक कीटों के माध्यम से
एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचती है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक जो कीटनाशक दवाई है, इसका छिड़काव हम 15 लीटर का जो हमारा पंप होता है उसमें 10 मिलीलीटर दवा मिलाकर हम उसका छिड़काव करते हैं। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि पहले भी हमने आपसे कहा कि अपने खेतों की मिट्टी का मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं। अपने खेतों की मिट्टी के हिसाब से फसलों का चयन करना हमेशा ही लाभप्रद साबित होता है, लेकिन अपने खेतों से मिट्टी परीक्षण के लिए मिट्टी का नमूना लेने की भी कई विधियां होती हैं, उसके भी तरीके होते हैं। क्या विधियां होती हैं, किस तरह मिट्टी का नमूना लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ दीपक रेवापाटी जी से। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना लेने की जो विधि है उस विधि के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मृदा नमूना कैसे लेते हैं उसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। पहले 1 एकड़ के खेत में अपन पहले तो 6-7 जगह ऐसे चिन्हित कर ले जहां से अपने को मिट्टी का नमूना लेना होता है। उन 6-7 जगहों को चिन्हित करके उसके ऊपर की जो परत होती है वहां से अपन घास जो होती है वो हटा देते हैं। उसके बाद में कैसे वी आकार का गड्ढा बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा कि ऐसे वी आकार का गड्ढा बनाया। वी आकार का गड्ढा बनाने के बाद में इसकी एक इंच मोटी परत ऊपर से 1 इंच परत, ऐसे दोनों साइड से 1-1 इंच मोटी परत अपन वी आकार के गड्ढे से लेंगे। बस वी आकार के गड्ढे से 1 इंच मोटी परत अपन ने अब निकाली है। ऐसे सॉइल सैंपल अपन ने पूरा मृदा नमूना 1 एकड़ के खेत में 6-7 जगह से निकालने के बाद में पूरी मृदा नमूने को एक जगह एकत्र करके अपन ने उसको पूरा मिला लिया। मिट्टी का नमूना अपन ने पूरे 6-7 जगह से जो लेके आए अपन ने उसको एकत्र कर लिया। उसको पूरी एक जगह लाके अपन ने पूरे सैंपल को ऐसे मिला लिया। उसके बाद में अपन ने पूरे सैंपल को ऐसे बिछा के उसके 4 भाग बना लिए। 4 भाग बनाने के बाद में जो 2 भाग है वो 2 भाग हटा दिए अपन ने। उसमें फिर ये 2 भाग वापस से अपन ने अच्छे से मिला लिए। इन भागों को मिलाने के बाद में ये प्रक्रिया अपने को जब तक दोहरानी है जब तक कि अपने पास मिट्टी का सैंपल 500 ग्राम के समथिंग ना बचे। जब अपने पास 500 ग्राम नमूना बच जाता है, इस नमूने को फिर अपन 500 ग्राम नमूने को फिर अपन एक कपड़े की थैली में, साफ थैली में, कपड़े की थैली में अपन इसे भरते हैं। उसके साथ में कपड़े की थैली में भरने के साथ साथ जो किसान की बेसिक जानकारी है, जो पर्याप्त जानकारी किसान की है, वो इस प्रपत्र में पूरी जानकारी किसान की भर के इस थैली में अपन मृदा नमूना पैक करके लैब तक पहुंचा देते हैं। किसान भाइयों, मृदा नमूना लेने में जो सावधानियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। कभी भी पेड़ के नीचे से मिट्टी ना ले, मेड़ों के बाजू से मिट्टी ना ले, और जो निकास नालियां हैं, जल निकास नालियां हैं, पानी देने वाली नालियां हैं, इनसे भी मिट्टी का नमूना ना ले। दूसरा, इसके साथ ही साथ जो गड्ढा है या फिर जो ढलान वाली जगह है वहाँ से नमूना ना ले। इसके साथ ही साथ जो
अपना गोबर की खाद या रासायनिक उर्वरक जहाँ पर अपन खेत में रखते हैं उन जगहों से भी मिट्टी का नमूना ना लें। मिट्टी का नमूना लेने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है फसल कटने के बाद में अपन मिट्टी का नमूना खेत से ले सकते हैं। अपन मिट्टी का नमूना लेने के लिए पहले तो जो खाली खेत है उससे लेते हैं। उर्वरक डालने से पहले मिट्टी का नमूना लिया जाता है। नमूना वर्ष में 2 बार ले सकते हैं, एक तो मई में, अप्रैल और मई में जब गेहूं की फसल या चने की फसल कटने के बाद में जो सीज़न होता है तब अपन मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। वैसे ही फिर बाद में जैसे खरीफ में सोयाबीन की फसल के बाद में अपन भी मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। मिट्टी का नमूना जो अभी भारत सरकार की योजना है उसमें फ्री ऑफ कास्ट नमूना लिया जा रहा है और सैंपल होता है, उसमें किसान को कोई भी शुल्क नहीं लगता है। और मिट्टी का नमूना लेने के लिए मिट्टी का जांच की आवश्यकता क्यों है? मिट्टी की आवश्यकता इसलिए कि अपनी भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा को जानने के लिए अपन मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं। दूसरा, अपने खेतों में सही मात्रा में, उचित मात्रा में संतुलित पोषक तत्व देने के लिए मिट्टी का जांच करवाते हैं। और इसी के साथ में मिट्टी की जांच करवाने के लिए एक संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देने से जो अपनी भूमि है उसका लंबे समय तक उत्पादन उर्वरता क्षमता बनाए रखने के लिए मिट्टी का नमूना लिया जाता है। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना जो अपन ने लिया है इसको जो प्रपत्रक बनाया था उसमें अपनी मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो बेसिक जानकारी है, खसरा नंबर, वो पूरी जानकारी भर के अपन इन मिट्टी का प्रपत्र उस नमूने के साथ में रखें, जिससे कि आपका नमूना लैब तक जाने में और जो पूरी बेसिक जानकारी हो आपको नमूना आपकी नाम से ही पूरा जानकारी प्राप्त हो सके। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanbhopal@gmail.com। साथ ही यूट्यूब पर आप हमें कृषि दर्शन भोपाल टाइप करके भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगले सप्ताह कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।